हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आज हम चर्चा के दूसरे अध्याय पे कर रहे हैं। आज का विषय जो है, जिसके पास अर्थ है वही सामर्थ्य है। इतनी बढ़िया चैप्टर के द्वारा लेखक आज लिख करके जो है, आज हमारी जो हूबहू हमारी स्थिति है उसको कितना बढ़िया तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं। और ये हमारे समाज को समझाने की कितनी बहुत बढ़िया तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास अर्थ है वही सामर्थ्य है। कहने का मतलब, जिसके पास पैसा, धन, बल और मजबूती है, वही जो है कि समाज में शेर है, वही मजबूत है, और उसी के पास सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं और अच्छा जीवन जीने का सुनहरा मौका है। इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए साथियों, और देखना चाहिए लेखक कितना सुंदर ढंग से यहाँ हमें लिख करके बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यदि राजनीतिक सत्ता सारी समस्याओं की चाबी होती तो देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आज भी इतने बुरे हालात नहीं होते। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज भी इनके जो है कितने मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी और एमएलए सब बने हुए बैठे हैं। लेकिन ये समाज में एक बार जा करके, समाज से चुन करके, उनको वादा करके कि हम आपके लिए काम करेंगे, और जाके वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर उसी वहीं जा करके जो है कि सवर्णों की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, और अपने आप को ये भूल जाते हैं कि हमने समाज के लिए कुछ कर दिखाने के लिए करके वादा करके हमें समाज ने यहाँ पहुँचाया है। बल्कि वो तो ये सोचते हैं कि हम में काबिलियत थी। उनकी ये सोच हो जाती है कि हम में काबिलियत थी, इस कारण से हमें यहाँ पर लोगों ने भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, किसी में एक इंसान से ज़्यादा एक तुलना में कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं होती है। सब कोई बाबा साहेब और कांसीराम नहीं हो जाता है। तो इनके अंदर ये जो अहंकार आ जाता है, कभी यहाँ इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि इसलिए जो है कि वो इस चीज़ को नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद वो बाबा साहेब को और अपने समाज के लिए काम करने के लिए, बाबा साहेब का कारवां आगे बढ़ाने के लिए शायद ही कोई ऐसा एक आधा ऐसा मंत्री या जो है कि एमपी एमएलए निकल जाए कि जो बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए उस पर काम करे। और नहीं तो जितने हैं उसमें खुद कोई अपनी सीट बचाने के लिए या अपना घर बनाने के लिए या अपना खुद का बहुत कुछ करे, तो इक्का दुक्का अपने कहीं रिश्तेदारों का थोड़ा बहुत भला कर सके तो कर सके, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर ऐसा दबाव होता है, ऐसे बहकावे, ऐसे फुसलावे में आ जाते हैं कि वो अपने कार्य को भूल जाते हैं। यही चीज़ वो कह रहे हैं कि ये सब करने के बाद जो है समाज को राजनीतिक सत्ता की तरफ जो है कि गुमराह कर रहे हैं। हालांकि कानून नियम बदले हुए हैं, इससे थोड़ा बहुत समाज को लाभ भी हुआ है, लेकिन कुछ को हुआ है और बाकी अभी बहुतों को तो बिल्कुल नहीं हुआ है। इसलिए वो समझते हैं कि इससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत जो हमें है वो इस बात का है कि हमें आर्थिक रूप से, हमें क्यों ना इससे इतना ध्यान अगर हम बिजनेस व्यापार पे दें। एक साधारण सी बात है साथियों, अगर यहाँ देखा जाए, मैं एक उदाहरण, अपने एक निजी उदाहरण के साथ ये कहना चाहूँगा कि आज गरीब से गरीब परिवार एक अपने बेटा बेटी की शादी करने के लिए वो रिश्तेदारों से, मेहमानों से, यहाँ तक कि आज तो ऐसा नियम हो गया है कि लोग बैंकों से भी कर्ज लेकर के शादी ब्याह करने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए जिनकी जैसी पूंजी है वो इतना खर्च कर देते हैं केवल समाज को बचाने के लिए। समाज के नाम पर, समाज को बचाने के लिए इतना पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन उसका आधा पैसा भी अपने बच्चे की पढ़ाई में, शिक्षा में नहीं लगा पाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, बहुजन एक विचारधारा है, जब तक हम एक विचारधारा से नहीं जुड़ेंगे साथियों, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। लेखक यहाँ इसीलिए समझा रहे हैं कि शिक्षा पे जोर देना चाहिए। बल्कि वो चीज़ जो सदियों से हमारी परंपरा चली आई है, जिसे हम समाज 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 के नाम से चिल्लाते आ रहे हैं, आखिर हमें इस समाज के विषय पे गहन अध्ययन करना होगा, सोचना होगा कि आखिर ये समाज क्या है कि जो कि हम इस समाज को नहीं समझ पाते हैं। अब थोड़ा सा लाइनों के सहारे बता रहे हैं कि मौजूदा समय में शोषित वर्ग एक चौराहे पर खड़ा, जहां पर वह फरिश्ते की तलाश में जो उस गरीब के कल्याण के लिए धुआंधार रूप से काम करे। हर 5 वर्ष बाद राज्य में व देश में कोई दलित आदिवासी नेता उभर कर वर्ग की काया पलट करने का वादा करता है। फिर जीत कर वह अपने वर्ग को रोता बिलखता छोड़कर विरोधियों की गोद में खेलने लग जाता है, और विरोधी जातियां उससे पूरा निचोड़ लाभ लेकर निचोड़ देते हैं। ऐसा देश में लंबे समय से हर राज्य में चल रहा है। आपको इलाके में अगर देखा जाए साथियों, तो देखने को ऐसे दलित वर्ग के तमाम विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री आदि बनते मिलेंगे, और जो बने हुए हैं सभी ने ऐसा ही काम किया हुआ है। अधिकतर तो मिट्टी के माधव बनकर ही 5 वर्ष गुजार देते हैं, और जब तक वे वर्णवादी कुटिल राजनीति के पेश दाव समझने लगते हैं, तब तक अगली बार उनकी
या तो टिकट काट दी जाती है, या तो उन्हें फिर पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर वो हार जाते हैं। यहाँ लेखक वही समझा रहे हैं कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें स्वयं रास्ता चुनना होगा, हमें स्वयं विचार करना होगा, उनके सहारे हमें नहीं रहना होगा, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे ऐसे रहेंगे तब तक जो है कि हमारी हालत में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला होगा। अब साथियों यहाँ लेखक का ठीक ठीक तरीके से समझाने का उद्देश्य यही है कि हमें अपनी जो एनर्जी है, अपना जो पावर है, हमारी जो ताकत है, वो चाहे किसी प्रकार के, जैसे बल की ताकत हो गई, पैसे की ताकत हो गई, हमारी अकल की ताकत हो गई, पावर कई कई प्रकार के हैं। तो इन पावरों को हमें जो इस्तेमाल करना है, एक अच्छी सूझबूझ के साथ जो है इस पावर को हमें इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हम एक नई दिशा, एक नई पहचान बना सकें। आगे की लाइनों में ऐसे बता रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसे हजारों दलित राजनेताओं की कुर्सी जाने के बाद बदहाल स्थित है। कई तो ऊंचे ओहदों पर रहे, जब वे सत्ता में थे तो शोषक जातियां उनके तलवे चाटती थी, लेकिन सत्ता से हटने के बाद हमारे दलित राजनेता गांव, कस्बों व शहरों की तंग कॉलोनियों में गुमनाम व बदहाल जीवन जी रहे हैं। कुछ सीधे शिक्षित, ईमानदार व आदर्शवादी दलित मंत्री इस जातवादी राजनीति के सांचे में ढल नहीं पाते हैं और फिर से हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं। यानी राजसत्ता में सारी ताकत होती तो ऐसा नहीं होता। अतः राजसत्ता से पहले आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक जागृति जरूरी है। इतिहास गवाह है कि हर काल में इन्हीं से राजसत्ता नियंत्रित रही है। सत्ता में बैठा व्यक्ति कितनी ही शक्तियां हासिल कर ले, लेकिन वह प्रजा का विचार, संस्कृति नहीं बदल सकता है। वह कुछ लोगों को तो शक्तिशाली व साधन संपन्न कर सकता है, लेकिन बहुजनों की आर्थिक काया पलट नहीं कर सकता है। यहाँ कितना सुंदर उपदेश से यहाँ लेखक का समझाने का विचार है। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए वो कुछ आदमियों को तो एक जीवन उसका बदल करके कर सकता है कि मान लीजिए किसी को नौकरी पेशे में अपने बलबूते पे मान लीजिए लगा दिया, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकता है। यहाँ विचारधारा की बात है। यहाँ साथियों सबसे बड़ी विचारधारा की बात है कि जो विचारधारा होनी चाहिए बहुजनों की, एक अपनी जो बाबा साहब की, फूले पेरियार अम्बेडकर की जो एक सोच थी, एक विचारधारा थी, हमें जब तक उस विचारधारा में फलीभूत हम उसमें उसको अपने दिल में ग्रहण करके और फिर आगे के लिए हम काम नहीं करतेंगे, तब तक हमारे जो है कि जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। जब तक बदलाव नहीं होगा, हम अपने वही पीछे आने वाली पीढ़ियों को देख करके हम उसको करते आएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां उससे देखेंगे, वो उसका नकल करती रहेंगी। तो ये हमारे लिए कभी लाभदायक नहीं होगा। हमें तो बदलना है, और बदलनी अपनी सोच को बदलनी है, ना कि हमें अपने रहन सहन कार्य को। जब हम अपनी जीवन शैली में अपनी सोच को बदलेंगे तो हमें खुद ही उभर करके एक नई विचारधारा आएगी, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसको आगे बढ़ाएंगी। तो हमें अपने आप ही जो है एक नया स्रोत मिलने का आधार होगा, और हम एक अर्थ के रूप में मजबूत होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हमारी वैज्ञानिक सोच रहेगी और हम स्वयं अपने मेहनत को कर रहे हैं, तो किस दिशा में कर रहे हैं और ये हमको कहाँ तक ले जाएगा, इस पर हमें विचार करके जो है आगे बढ़ना चाहिए साथियों। इसी के साथ फिर हम अगले अध्याय पे आपसे चर्चा करेंगे, दूसरे अध्याय पे साथियों। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।